जय हिंद। आज मैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है। तो अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका होती है आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना, इसकी मुख्य भूमिका होती है। और व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य होता है जमा स्वीकार करना। याद रखना कि जमा स्वीकार करना और ऋण देना इसकी मुख्य कार्य होती है। क्या? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना इसकी मुख्य कार्य होती है व्यावसायिक बैंकों का। और व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, जिसमें 14 बैंक शामिल थे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, राष्ट्रीय व्यावसायिक बैंकों का। और दूसरी बार व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, याद रखना है भी। और इसके अलावा मैं बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है एसबीआई। कौन? तो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई है। और एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो एसबीआई की स्थापना 1826 में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में एसबीआई की स्थापना हुआ था, जो भारत की सबसे बड़ा एसबीआई बैंक है, जिसे एसबीआई को हम भारतीय स्टेट बैंक भी बोलते हैं। इसके बाद मैं बता दूं कि हम इसके बाद मैं बता दूं कि हम बैंक में तीन प्रकार से भी खाता खुलाते हैं। जो पहला खाता है चालू खाता। पहला खाता का नाम है चालू खाता। फिर दूसरे खाता का नाम होता है बचत खाता। दूसरा खाता का नाम है बचत खाता। तीसरा खाता का नाम जो होता है वो सावधि खाता। याद रखना कौन? तो सावधि खाता। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, जितने भी बताए मैं इंपोर्टेंट फैक्ट, ये भी सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम बैंक में तीन प्रकार से खाता खुलाते हैं। पहला नाम है चालू खाता, दूसरा नाम है बचत खाता, तीसरा नाम है सावधि खाता। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, याद रखना। और सुभाष चंद्र बोस के यहाँ पे बता दो कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु का नाम था, क्या था? तो आध्यात्मिक गुरु का नाम था कौन? क्या नाम था? तो विवेकानंद। याद रखना कौन? तो विवेकानंद इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम था चित्तरंजन दास और इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था विवेकानंद। इसके बारे में बता दो, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 में हो गया था, विमान दुर्घटना के कारण। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 में विमान दुर्घटना के कारण हो गई थी। विमान में आग लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किए थे। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और इसके अलावा मैं बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस शुरुआती दिनों में महात्मा गांधी गांधी से प्रभावित थे। शुरुआती दिनों में सुभाष चंद्र बोस किससे प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी से प्रभावित थे। बाद में चित्तरंजन दास से इतने प्रभावित हुए, उन्हें गुरु राजनीतिक गुरु मान लिए और इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था स्वामी विवेकानंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से तीसरे नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में किस कारण से होता है। तो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है निक्षालन के कारण होता है। किसके कारण? तो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन के कारण होता है। इस मिट्टी में बता दूं कि इस मिट्टी में एल्युमिनियम, याद रखना, एल्युमिनियम, लोहा और चूना। इस मिट्टी में एल्युमिनियम, लोहा और चूना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम, लोहा और चूना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है लैटेराइट मिट्टी, जिसका निर्माण निष्क्षालन से होता है। इस मिट्टी का जो विकास हुआ है, इस मिट्टी का विकास जो है लीचिंग से हुआ है। याद रखना किससे? तो लीचिंग से इस मिट्टी का विकास हुआ है। किससे? तो इस मिट्टी का जो विकास हुआ लीचिंग से हुआ है। यह मिट्टी जो है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी, याद रखना। इस मिट्टी में एल्युमिनियम, लोहा और चूना सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी का विकास लीचिंग से हुआ, इस मिट्टी का निर्माण निष्क्षालन से हुआ है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से चलते हैं। चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में राजस्थान ने अपने लोगों को एक अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों का डैश का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। याद रखना कि विश्व में स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, याद रखना, भारत का पहला राज्य बना है। स्वास्थ्य संगठन अधिकार प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य
राजस्थान बना है। यह अधिनियम 2022 में पारित किया गया था और 2023 में भारत का पहला राज्य बना है स्वास्थ्य वाला। और बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में किया गया था, याद रखना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब किया था? तो 1948 में किया गया था, ये भी याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 5 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन है कि गौरी मारिया, याद रखना कौन? तो गौर मारिया डैश राज की एक नृत्य शैली है। तो गौर मारिया किसी भी राज का एक नृत्य शैली है। आनंद और एक आहन का एक प्रसिद्ध कला शैली, आनंद और आहन का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह समूह का नृत्य है। क्या है? तो एक समूह का नृत्य है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो गौरी मारिया नृत्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य का एक नृत्य शैली है, जिसमें आनंद और आहन के साथ एक प्रसिद्ध कला शैली मनाते हैं, जिसमें एक समूह का नृत्य है, जिसमें एक समूह में इकट्ठा होकर लोग इस नृत्य को मनाते हैं। इसके बारे में गौर मारिया नृत्य के बारे में बता दूं कि यह नृत्य जो है बिजोर, याद रखना, छत्तीस गौर मारिया नृत्य जो है, गौर मारिया, इसके बारे में मैं डिटेल से बात करता हूँ। गौर मार्ग नृत्य है गौर मार्ग नृत्य बिजोन, याद रखना। गौर मार्ग नृत्य जो है बिजोन, कौन? तो बिजोन हॉर्न, याद रखना। बिजोन हॉर्न जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जनजाति। गौर मारिया गौर मारिया नृत्य बिजोन हॉर्न जनजाति के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय नृत्य कर्मा डांस है, याद रखना कौन? तो कर्मा डांस छत्तीसगढ़ राज्य का एक राजकीय नृत्य है, याद रखना। छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य क्या है? तो कर्मा डांस छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य है। और गौर मारिया नृत्य बिजोन हॉर्न जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य के अलावा यहाँ पे है पंडावनी, याद रखना कौन? तो पंडवानी, याद रखना कौन? पंडवानी भी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है। कौन सा? तो पंडवानी, याद रखना कौन? पंडवानी। पंडवानी लोक नृत्य भी एक छत्तीसगढ़ का ही राज्य का लोक नृत्य है। इस नृत्य, याद रखना, छत्तीसगढ़ का नृत्य। इसके बाद है राउत नृत्य, याद रखना कौन? तो राउत नृत्य भी छत्तीसगढ़ राज्य का ही एक लोक नृत्य है, जो यादव समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, याद रखना। राउत नृत्य छत्तीसगढ़ का राज्य का एक लोक नृत्य है, जो यादव समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। राउत नृत्य छत्तीसगढ़ में किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो यादव समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से अग्रसर करता हूँ। छठा नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोग्राफी ऑफ ए योगी की आत्मकथा। तो ऑटोग्राफी ऑफ ए योगी की आत्मकथा है, तो परमहंस योगानंद इसके लेखक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की आत्मकथा किसकी है? तो परमहंस योगानंद की है। परमहंस योगानंद के जन्म हुआ था कब? तो परमहंस योगानंद का जन्म हुआ था, मैं बता दूं, इनका जन्म हुआ था 1883 में, 1893 में, याद रखना कब? तो 1893 में यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था, 1893 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी कब? तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1900, याद रखना कब? तो 1992 में इनकी डेथ हो गई थी। 1992 में इसकी डेथ हो गई थी। इनके गुरु का नाम था परमहंस योगानंद के गुरु का नाम था क्या? तो याद रखना युतेश्वर गिरी, याद रखना युतेश्वर युतेश्वर गिरी। युतेश्वर गिरी इनके गुरु का नाम था, याद रखना। इनका जन्म हुआ था 1893 में, इनकी मृत्यु हो गई थी 1992 में। इनके गुरु का नाम था युतेश्वर गिरी, याद रखना। और इसके अलावा मैं बता दूं कि ऑटोग्राफी योगी के लेखक कौन है? परमहंस योगानंद। और इसके अलावा परमहंस योगानंद ने और भी बुक का रचना किए थे, जिसका नाम था योगी कथा योगी, याद रखना, योगी कथामृत, याद रखना कौन? तो कथामृत योगी कथामृत किसकी किसकी बुक का नाम है? तो परमहंस योगानंद भी योगी कथामृत की भी रचना किए थे, याद रखना। योगी कथामृत किसकी रचना है? तो परमहंस योगानंद की रचना है। इसके बाद यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य का एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को डैश कहा जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य को
राष्ट्रीय पुरस्कार को कहा जाता है? तो अभिनंदन, याद रखना कौन? तो अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को। याद रखना, शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है? तो अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है इस पुरस्कार को। बता दूं कि अभिनंदन सरोजा पुरस्कार को 2021 में दिया गया था। कब? तो 2021 में, 2021 में अभिनंदन सरोजा पुरस्कार दिया, अभिनंदन अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, जिसमें याद रखना किसे दिया गया था? तो अपर्णा, याद रखना कौन? तो अपर्णा, अपर्णा, अपर्णा को, अपर्णा सतीश सन को दिया गया था। किससे? तो अपर्णा सतीश सन को, सतीश सन, अपर्णा सतीश सन को 2021 में इन्हें अभिनंदन सरोजा पुरस्कार 2021 में किससे दिया गया था? तो अपर्णा सतीश सन को दिया गया था। ये एसएससी सीएचएसपी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए मैं बता दूं कि 2021 में अभिनंदन सरोजा पुरस्कार किससे दिया गया था? तो अपर्णा सतीश सन को दिया गया था। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि भारत के इसके बारे में शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करता हूँ यहाँ पे। तो शास्त्रीय नृत्य में दिए जाने का अभिनंदन सरोजा पुरस्कार था। भारत का 8 शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान समय में कितने हो गए हैं? तो 9। वर्तमान समय में 6 नृत्य को भी एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल कर लिया है। तो वर्तमान समय में 9 शास्त्रीय नृत्य है। वो कौन कौन से है? तो भारत के 9 शास्त्रीय नृत्य का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला है भारत का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम, याद रखना कौन? तो भारतनाट्यम, भारतनाट्यम भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा यहाँ पर है छऊ, छऊ नृत्य भी है, कथक है, कथक है। इसके अलावा यहाँ पे है कथकली, याद रखना कौन? तो कथकली, कथकली, कथकली। इसके बाद है यहाँ पे उड़ीसी, याद रखना कौन? तो उड़ीसी, उड़ीसी, उड़ीसी है। इसके बाद यहाँ पे बता दो कि भारतनाट्यम जो है, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। छऊ जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य का एक लोक नृत्य। छऊ जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और झारखंड का एक लोक नृत्य है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और दिल्ली का भी एक लोक नृत्य है कथक। और कथकली जो है केरल का लोक नृत्य है। उड़ीसी जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है। इसके अलावा और यहाँ पर उड़ीसी तक बात कर लिए। उड़ीसी के बाद यहाँ पर देखता हूँ, उड़ीसी नृत्य के बाद यहाँ पे देखता हूँ, और यहाँ पे है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, याद रखना कौन? तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है लोक नृत्य भी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद है मणिपुरी, मणिपुरी। इसके बाद है मोहिनी अट्टम, मोहिनी, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। उसके बाद है यहाँ पे सतारिया, कौन? तो सतारिया, याद रखना कौन? तो सतारिया। और यक्षगान, कौन? तो यक्षगान, यक्षगान, यक्षगान है। और कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, सतारिया असम का लोक नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। ये सब भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें पहले में 4 को बताया, उसके बाद में 4 बताया। तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान समय में 9 शास्त्रीय नृत्य हो गए हैं, जिसमें छऊ को भी शामिल कर दिया। तो ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो 9 हो जाएगा, 9 सही आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन के किस राज्य में जूट मिलों की संख्या, जूट मिलों की अधिकतम संख्या दूरबाज तक थी? तो किस राज्य में जूट मिलों की संख्या अधिकतम दूरबाज तक थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में थी अधिकतम। वर्तमान समय में भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट मिलों की संख्या है। मैं जूट मिलों के बारे में बता दूं कि विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। याद रखना कि विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश बांग्लादेश है। कौन? तो बांग्लादेश विश्व में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक देश बना है। कौन? तो बांग्लादेश, याद रखना। बांग्लादेश विश्व में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक देश बना है। और इसके मैं बता दूं पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में जो भारत में जूट का पहला कारखाना खुला था, भारत का पहला जूट कारखाना कब खुला था? तो 1855 में, याद रखना कौन? कब? तो 1855 में भारत का पहला जूट कारखाना पश्चिम बंगाल में ही खुला था। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल के याद रखना से रिसड़ा, रिसड़ा के पश्चिम बंगाल में खुला था। कहाँ? तो रिसड़ा, याद रखना कहाँ? तो रिसड़ा पश्चिम बंगाल में भारत का प्रथम जूट, भारत में जूट का पहला कारखाना कब खुला था? तो 1855 में रिसड़ा के पश्चिम बंगाल में खुला था, याद रखना।
अब पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। अगर पूछा जाए तो भारत में जूट मिल का पहला कारखाना कब खुला था, तो 1855 में खुला था। कब? तो भारत में पहला जूट मिल कारखाना 1855 में रिसड़ा के पश्चिम बंगाल में। कहा? तो रिसड़ा के पश्चिम बंगाल में भारत का पहला जूट मिल कारखाना खुला था। और पूछा जाएगा कि पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना कब हुई, तो पहली भारतीय जूट मिल का स्थापना हुआ था 1917 में। याद रखना, 1917 में भारत की पहली जूट मिल का स्थापना हुआ था। और भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में खुला था रिसड़ा के पश्चिम बंगाल में। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से फिर 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भीतर गांव का ईंट मंदिर निम्नलिखित में किस काल की वास्तुकाल का एक अच्छा उदाहरण है। तो भीतर गांव का ईटा मंदिर निम्नलिखित में किस काल का वास्तुकाल का एक अच्छा उदाहरण है। कहने का मतलब कि भीतर गांव का ईंट मंदिर किस काल में बनाया गया था, तो गुप्त काल में। याद रखना, गुप्त काल में गुप्त राजाओं के द्वारा बनाया गया था। कौन? तो गुप्त काल में गुप्त गुप्त वंश के द्वारा ही, गुप्त काल समुदाय के द्वारा, लोगों के द्वारा ही बनाया गया था। तो भीतर गांव का ईटा मंदिर वास्तुकाल का एक अच्छा उदाहरण, तो गुप्त काल में बनाया गया था। तो गुप्त काल में 5वीं शताब्दी में यह मंदिर बनाया गया था। भीतरगांव का ईटा मंदिर 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य या वंश के द्वारा बनाया गया था। याद रखना। यह बता दूं कि भीतरगांव का जो ईटा मंदिर है, भीतरगांव का ईटा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो भीतरगांव का ईटा मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भीतरगांव का ईटा मंदिर स्थित है। याद रखना। इसके बाद मैं बता दूं कि भीतरगांव की ईटा मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी में बनी थी, जो भारत के उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन का जलोढ़ मृदा से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी मैदान। भारत का भौगोलिक विभाजन के जलोढ़ मृदा से बना है। तो उत्तरी मैदान जो है किस किस मिट्टी से बना है, तो जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर। याद रखना कितना। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल, विश्व में 6.4 करोड़, भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल 3.2 करोड़ हेक्टेयर है। और काली मिट्टी का भी क्षेत्रफल 3.2 करोड़ हेक्टेयर है। याद रखना। जलोढ़ मिट्टी जो होती है उर्वरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध होती है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ के लिए मानी जाती है, सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। उत्तरी मैदान जो है 2400, याद रखिए कितनी, तो उत्तरी मैदान जो है 2400 किलोमीटर लंबी है। उत्तरी मैदान 2400 किलोमीटर लंबी है, जो जलोढ़ मिट्टी का मृदा से बना है उत्तरी मैदान। इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर की झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश किस जनजाति के विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। तो झारखंड का एक पाइका नृत्य है। कहाँ का है नृत्य पाइका? झारखंड का है। आमतौर पर जनजाति के द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए एक धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। तो मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो पाइका नृत्य किस जनजाति के द्वारा? मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। याद रखना। भारत की प्रमुख जनजाति की यहाँ पर नाम बता दूं। भारत की सबसे प्रमुख जनजाति भील, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। इसके अलावा भारत की जनजाति है संथाल जनजाति। याद रखना, संथाल जनजाति भारत की ही जनजाति है। इसके बाद गोंड जनजाति। याद रखना, गोंड जनजाति भी भारत की ही सबसे बड़ी जनजाति है। और विश्व की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। याद रखना। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है 2011 के जनगणना के अनुसार। और इसके बाद बता दूं कि झारखंड का लोक नृत्य सरोल भी एक झारखंड का ही एक लोक नृत्य है। याद रखना, कर्मा भी झारखंड का ही एक लोक नृत्य है। और विश्व की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जो भारत की सबसे प्रमुख जनजाति का भी नाम बता दिए यहाँ पे। फिर 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूंजीगत व्यय क्या है। तो पूंजीगत व्यय अवसंरचना एवं विकास पर व्यय की गई धनराशि है। अवसंरचना के विकास पर व्यय की गई धनराशि है पूंजीगत व्यय। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर का नाम क्या है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे शुभंकर का नाम है जीतू। राइट ऑप्शन होगा जीतू। यहाँ पर खेलो इंडिया शुभंकरण के तीसरे शुभंकरण का नाम है। और बता दो इस गेम का आयोजन
पहली बार 2018 में किया गया था। कब? तो इस गेम का आयोजन पहला बार 2018 में दिल्ली में किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला आयोजन 2018 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला बार खेला गया था। 2018 में संकलन इसकी आयोजन हुआ था। और इसका इसका पहला संकलन हुआ था 22 फरवरी से, याद रखना, 22 फरवरी से 1 मार्च तक के बीच में 2020 में हुआ था। 22 फरवरी से 1 मार्च के बीच तक 2020 में इसका पहला संकलन खेला गया था। इस खेल का आयोजन 2018 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। फिर 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर की गई है? तो नागालैंड राज्य में दर की गई है। बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य था उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था, याद रखना, सिक्किम। कौन? तो सिक्किम 10 लाख से कम जनसंख्या वाला राज्य बना था। और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बना था। कौन? तो बिहार। बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला बना था। अब 2011 की जनगणना था, ये 15वां जनगणना था। देश का क्यावां जनगणना था? तो 15वीं जनगणना था 2011 की। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। और भारत देश में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। और भारत में पहली बार जातीय आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। और बता दूं 2011 का जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था, याद रखना। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था, जिसमें 52 पॉइंट कुछ समथिंग था। और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक, केंद्र शासित प्रदेश में जो जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य लक्षद्वीप बना था। कौन? तो लक्षद्वीप बना था। ये सब इंपॉर्टेंट बात याद रखना। फिर 15 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 95 वर्षीय भगवानी देवी और 106 वर्षीय रामाबाई को उनकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से बीबीसी विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जहां देवी ने फिनलैंड टॉम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो बता दूं 2022 का मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये सब दोनों पंचवर्षीय भगवानी देवी और रामाबाई जीती थी 2022 के विश्व मास्टर चैंपियनशिप में। इसके बाद नेक्स्ट है 16 नंबर कि दूध से समुद्री भोजन, दूध और समुद्री भोजन, मेवे और साबुत अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारी शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है? तो फास्फोरस सबसे अधिक मात्रा में होता है इसमें। नेक्स्ट है 17 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन कैबिनेट समिति नहीं है? तो बता दूं कि कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। और कैबिनेट और क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया था। भारत में 3 मिशन भेजे गए थे। पहला भेजा गया था साइमन कमीशन मिशन 1928 में, जब भारतीयों ने काला झंडा दिखाकर प्रदर्शन के साइमन ऑफ जाओ के नारे दिए थे। और साइमन ऑफ जाओ का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिए थे। और लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में हो गई थी, दंगे में हो गई थी। और 1942 में क्रिप्स मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। तो कौन कैबिनेट मिशन समिति नहीं है? तो मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति कैबिनेट समिति नहीं है। तो मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति कैबिनेट मिशन नहीं है। लेकिन राजनीतिक मामलों की समिति कैबिनेट मिशन की समिति है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति, कैबिनेटों की नियुक्ति समिति कैबिनेट की समिति है। निवेश और विकास से संबंधित कैबिनेट की मिशन है। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ सभ्य जीवन की सुरक्षित करता है? तो अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 संविधान का अनुच्छेद है जो श्रमिक जीवन के लिए जीवन योग्य वेतन और सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों के साथ सभ्य जीवन जीने की एक सुरक्षित स्तर प्रदान करता है, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट यहाँ पे कि 19 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन का स्थापना किसने की? तो डॉक्टर कन्हैया लाल मानेकशॉल मुंशी। डॉक्टर कन्हैया लाल मानेकशॉल मुंशी ने ही भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 की विजेता गीत नाटू नाटू की संगीत के निर्देशक कौन है? तो एम कीरावानी। कौन? तो एम कीरावानी ऑस्कर पुरस्कार 2023 के विजेता विजेता के गीत का नाम था नाटू नाटू। तो कौन थे? तो इसके निर्देशक कौन थे? तो एम कीरावानी थे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि डैश जन्म के मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अहिंसा आंदोलन के सफलतापूर्वक नेतृत्व किए थे।
तो 2 अक्टूबर 1869 नेतृत्व के सफलतापूर्वक नेतृत्व किए थे। इनका जन्म देखिए, यहाँ पे पूछा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को इनकी निधन हो गई थी, याद रखना। और 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी इनकी जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, याद रखना है भी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि टी एन राज टी एन राज रतन पिल्लई निम्नलिखित में कौन से संगीत वाद्यंत्र के वादक हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नादस्वरम के टी एन राजरतन पिल्लई से संबंधित है, नादस्वरम से। 23 नंबर क्वेश्चन है कि माई कंट्री ऑफ माई लाइफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ए एल के अंडावनी की माई कंट्री माई लाइफ आत्मकथा एल के अंडावनी की। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि इंडिया टॉप द मेडल्स टेबल इन द ISF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का वेयर वाज दिस कंपटीशन हेल्ड? तो जर्मनी में एक खेला गया था। फिर नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा एक सफेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है, जिसमें उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो एंथ्रासीन को उत्पादन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस में बिना लाए हुए किसी पदार्थ को द्रव में लाए बिना उसे गैस में परिवर्तन किया जाता है, उसे उत्पादन कहते हैं। तो जय हिंद, आज के वीडियो इतना ही। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और इस चैनल पर मैं डेली SSC MT से क्वेश्चन कराता हूँ और करंट